प्रोवाइडर से हम कनेक्शन जोड़ते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, तो हमारे सिस्टम को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है और उस आईपी एड्रेस से हमारे सिस्टम की या हमारे कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह नेट के ऊपर हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है जिससे उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। हमें हर दफा आईपी एड्रेस डिफरेंट मिलता है, डिफरेंट असाइन होता है। जरूरी नहीं हमें हर दफा एक ही आईपी एड्रेस असाइन होना है। हमें कोई भी आईपी एड्रेस जो उस टाइम फ्री है, जो स्लॉट जिसकी अवेलेबल है, वो हमें असाइन कर दिया जाता है। अब जो आईपी एड्रेस हमें असाइन कर दिया गया वो अब किसी और को नहीं मिलेगा। एक और स्ट्रैटेजी भी होती है जिसे कहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस, और जो हमें मिल रहे हैं रन टाइम के ऊपर जब हम नेट ऑन करते हैं तो हमें डायनामिक आईपी एड्रेस मिलते हैं, मतलब कोई भी आईपी एड्रेस मिल जाता है। अगर आप स्टैटिक आईपी एड्रेस की फैसिलिटी लेते हैं तो स्टैटिक आईपी एड्रेस में आपको हर दफा सेम आईपी एड्रेस दिया जाता है, वो आईपी एड्रेस आपके लिए बुक कर दिया जाता है कि इस बंदे को यही आईपी एड्रेस दिया जाएगा। आईएसपी उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है आपको और आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है आपको खास एक स्टैटिक आईपी देने के लिए। वो आईपी एड्रेस हमेशा आपको ही मिलेगा और आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। अब आते हैं जी अपने मेन पॉइंट की तरफ, रूट सर्वर की तरफ। रूट सर्वर हंड्रेड्स की तादाद में मौजूद हैं, कई सौ रूट सर्वर्स हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 13 ही रूट सर्वर्स इस दुनिया में एक्टिव होते हैं। अब रूट सर्वर्स इस दुनिया में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं। 13 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन रूट सर्वर्स को कंट्रोल कर रही हैं, जो उनको मैनेज कर रही हैं, और उनका काम है कि जितने भी नेटवर्क बनते हैं, नेट के साथ जुड़ते हैं, वो सारे के सारे उन रूट सर्वर्स के अंडर आते हैं। वो 13 रूट सर्वर्स के अंडर आएंगे। अब रूट सर्वर्स के लिए 13 आईपी एड्रेस को फिक्स कर दिया गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रूट सर्वर्स के लिए 13 आईपी एड्रेसेस को फिक्स कर दिया गया है। जब भी कोई रूट सर्वर ऑन होता है तो उनको जो आईपी एड्रेस 13 बुक किए हुए हैं उनमें से एक ही आईपी एड्रेस उसको दिया जाएगा। और अगर सपोज एट ए टाइम, मैंने पहले कहा कि हंड्रेड्स ऑफ रूट सर्वर्स हैं लेकिन उनमें से 13 ही एक्टिव होंगे। 13 कैसे एक्टिव होंगे? जिसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा वो रूट सर्वर एक्टिव हो जाएगा। और हंड्रेड्स की तादाद में क्यों बनाए गए हैं? मैंने पहले कहा कि ये 13 जो है टॉप लेवल के रूट सर्वर्स हैं और बाकी सारे सर्वर्स या बाकी सारे क्लाइंट्स या बाकी सारे नेटवर्क्स इन सब के अंडर आते हैं। तो अगर एक रूट सर्वर किसी वजह से को क्रैश होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो बाकी हंड्रेड्स में उन्होंने बैकअप के तौर पे रखे हुए हैं उनमें से किसी को उसका आईपी एड्रेस असाइन करके अब उसको रूट सर्वर बना दिया जाता है। आप इसकी एग्जांपल इसी तरह ले सकते हैं कि अगर मेरे पास 5 सिस्टम है और मुझे एक आईपी एड्रेस दिया गया है कि आपने हर दफा यही आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, तो मैं उन 5 सिस्टम्स में से जब भी कनेक्ट करूंगा नेट के साथ, आईएसपी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो मेरे अगर मैंने एक सिस्टम ऑन किया तो उसको भी वही आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर मेरे एक सिस्टम को कोई प्रॉब्लम आ गई, दूसरा सिस्टम ऑन किया, तो उस सिस्टम को भी वही आईपी एड्रेस मिलेगा। तीसरा सिस्टम ऑन किया, उसको भी वही आईपी एड्रेस मिलेगा। तो हंड्रेड्स बनाने का मकसद ये है कि अगर एक सिस्टम क्रैश कर जाता है तो आपके जो बाकी सिस्टम है वो बर्डन संभाल लें, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 13 एक्टिव होंगे। और 13 एक्टिव किस तरह होंगे? 13 आईपी एड्रेसेस उन्होंने फिक्स किए हुए हैं। अब वो डिफरेंट जोन्स बनाए हैं कि एक जोन के लिए एक रूट सर्वर है, दूसरे रूट जोन के लिए दूसरा रूट सर्वर है, तीसरे जोन के लिए तीसरा रूट सर्वर है, और जोन्स डिवाइड किए। फॉर एग्जांपल अमेरिका के जितने भी नीचे नेटवर्क्स आएंगे उनके लिए एक रूट सर्वर है। इंग्लैंड के फॉर एग्जांपल अगर जितने भी रूट सर्वर, मैं अब ये मिसाल के लिए समझा रहा हूँ आपको, इनके जोन्स बने हुए हैं, एरियाज डिफाइंड है इनके, और पूरी दुनिया के अंदर 13 लोकेशन से मौजूद है और उन 13 ने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। तो इट मीन्स के 13 एट ए टाइम ऑन होते हैं। फिजिकली हंड्रेड्स ऑफ रूट सर्वर्स हैं, लेकिन चूंकि एक्टिव 13 होते हैं, क्योंकि 13 ही आईपी एड्रेस है और हर दफा 13 ही फिक्स रहने हैं, तो उन हंड्रेड्स में से जिसको 13, जिन 13 को वो आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बाकी सारे बैक एंड में बैठे हुए हैं। अब आईपी एड्रेस बनाने, रूट सर्वर ज्यादा बनाने का मकसद ये है कि अगर सिस्टम क्रैश करता है तो इट मींस हर सिस्टम का, हर रूट सर्वर का जो बैकअप डेटा है वो बाकी रूट सर्वर्स पे भी रखा जाता है, ताकि अगर एक क्रैश कर जाए तो उसका सारा का सारा डाटा पिछले किसी रूट सर्वर के ऊपर पड़ा हो, या बैकअप सर्वर्स जो पड़े हुए हैं, जो 13 एक्टिव हैं तो बाकी सारे बैकअप के तौर पे पड़े हैं, उनके ऊपर उनका एक कॉपी सारे डाटा की पड़ी हो। तो इस तरीके से रूट सर्वर्स फिजिकली हंड्रेड्स हैं, लेकिन एक्टिव उनमें से 13 होंगे। कैसे पता चला 13 एक्टिव होंगे? क्योंकि 13 आईपी एड्रेस है जो रूट सर्वर्स को देने हैं। रूट सर्वर्स के लिए 13 आईपी एड्रेसेस फिक्स किए हुए हैं। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी पूछा था उसका आंसर उसको मिल चुका होगा। अगर स्टिल यू हैव अनदर क्यूरी तो आप लेक्चर की लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था
बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर होना चाहिए था। क्वेश्चन आया था जी कि अगर सपोज ये सिस्टम है, इसने सबसे पहले अपने आईपी एड्रेस को चेक करना है। फॉर एग्जांपल गूगल के सर्वर के साथ इसने राब्ता करना है, तो गूगल के सर्वर से राब्ता हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस के जरिए। तो सिस्टम सबसे पहले अपनी कैशे चेक करता है, इसको कैशे में आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो ये आईएसपी यानी रिजॉल्वर सर्वर के पास पहुंच जाता है, ये अपनी कैशे मेमोरी को चेक करता है। तो सवाल ये था जी कि कैशे मेमोरी के अंदर कितनी देर तक डाटा पड़ा रहता है, कैशे मेमोरी के अंदर मौजूद ही क्यों नहीं रहता, डाटा क्यों खत्म हो जाता है, और अगर खत्म होता है तो कितनी देर बाद खत्म होता है। दिस वाज द क्वेश्चन। तो इस बात का आंसर ये है कि मेमोरीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, हमारे पास रैम है, फिर हमारे पास कैशे है, और प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स भी हैं, वो भी मेमोरी है। जो हार्ड डिस्क है, इनमें से जितनी भी मेमोरीज हैं, ये कैश जो सीपीयू की स्पीड है, जो प्रोसेसर की स्पीड है, उसको मैच नहीं कर पाती। हार्ड डिस्क की स्पीड प्रोसेसर की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। प्रोसेसर इसे डिमांड करता है कि मुझे जल्दी जल्दी डाटा प्रोवाइड करो। हार्ड डिस्क कहती है जी मेरा इतना ट्रांसफर रेट नहीं है, मैं डाटा आपको इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकती। इस मसले को ओवरकम करने के लिए रैम को डिजाइन किया गया। हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के दरमियान में रैम को बिठाया गया। रैम हार्ड डिस्क की निस्बत फास्ट मेमोरी है। अब प्रोसेसर क्या करता है, जब इसको डाटा चाहिए होता है तो पहले हार्ड डिस्क में से उठा के ये रैम में रखता है, और रैम से फिर अपने पास लेके आता है। इसको जितना पीस ऑफ कोड चाहिए हो, जितना डाटा चाहिए हो, उसमें से मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइट्स में डाटा आता है, बाइट्स में। आई एम श्योर कि बाइट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो प्रोसेसर को पता है कि लेट सपोज मैंने 128 एमबी डाटा के साथ डील करना है, 128 एमबी। प्रोसेसर के अंदर तो बाइट्स में डाटा आना है। तो ये क्या करता है, वो जो 128 एमबी डाटा है, ये उठा के रैम में ले आता है। अब रैम से जितना डाटा इसको चाहिए वो अपने पास ले जाता है, बाकी डाटा रैम में पड़ा हुआ है। अब रैम क्यों बनाई गई, क्योंकि रैम फास्ट मेमोरी है। प्रोसेसर बार बार जाके हार्ड डिस्क की मिन्नतें नहीं करता, क्योंकि हार्ड डिस्क इसकी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाती। तो ये रैम से डाटा जल्दी जल्दी ले लेता है। एक वक्त आया प्रोसेसर इतने फास्ट हो गए कि रैम के भी हाथ खड़े हो गए कि मेरी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं भी इतनी स्पीड में डाटा प्रोसेसर को प्रोवाइड नहीं कर पाती। फिर कैशे मेमोरी का कंसेप्ट आया। कैशे मेमोरी प्रोसेसर और रैम के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के दरमियान में रैम बनाई गई, रैम और प्रोसेसर के दरमियान में कैशे मेमोरी बनाई गई। कैशे मेमोरी को प्रोसेसर के करीब कर दिया गया। अब कैशे मेमोरी के अंदर, कैशे मेमोरी की भी कैपेसिटी बहुत कम होती है डाटा स्टोर करने की। इसकी भी कैपेसिटी जो है वो एमबीज में होती है, 1 MB कैशे, 2 MB कैशे, 4 MB कैशे, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो अब प्रोसेसर क्या करता है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। प्रोसेसर रैम से डाटा उठा के कैशे में रख लेता है। अब ये कहता है कि चूंकि रैम की स्पीड भी मेरे साथ मैच नहीं कर रही, अब एक फास्ट मेमोरी आ गई है कैशे, तो मैं रैम के पास जाने की बजाय कैशे में से डाटा उठाऊंगा, कैशे मेमोरी में से। तो कैशे मेमोरी में डाटा ला के रख लेता है। अब प्रोसेसर को जो डाटा चाहिए होता है वो पहले कैशे में चेक करता है। अगर इसको वो डाटा कैशे में से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ये उस पे अपना प्रोसेस कर लेता है। अगर कैशे में से डाटा नहीं मिलता, अब प्रोसेसर जाता है रैम के पास कि भाई जो डाटा मुझे चाहिए कैशे में तो नहीं मिला, क्या तुम्हारे पास डाटा है? रैम कहती है यस मेरे पास डाटा है, आप ये डाटा ले लें। प्रोसेसर पहले वो डाटा उठा के कैशे में रखेगा और फिर कैशे से अपने पास लेके आएगा। अगर कैशे के अंदर जगह मौजूद है, मैंने पहले बताया कैशे की कैपेसिटी बड़ी कम होती है, कैशे में कुछ डाटा हो भी सकता है पहले से बड़ा। रैम से जो डाटा इसने मंगवाया, अगर वो कैशे के अंदर जगह पड़ी हुई है तो ये कैशे में रख लेगा। अगर कैशे के अंदर डाटा की रखने की गुंजाइश नहीं है, कैशे पहले से ही फेल है, अब प्रोसेसर चेक करता है कि कौन सा डाटा है कैशे के अंदर जिसको मैंने काफी देर से यूज ही नहीं किया, जो वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसको मैं नहीं यूज कर रहा। अब जो इसको डाटा मिलता है, जो काफ़ी देर से जिसके साथ इसने अपना रिट्रीव उस डाटा को नहीं किया, ये रैम में से डाटा उठा के कैशे की उस लोकेशन पे रख देता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोसेसर ने हमेशा हमेशा डाटा लेना है कैशे से, डायरेक्ट रैम से नहीं, कैशे से। अगर रैम के पास भी जाता है तो रैम से उठा के पहले कैशे में रखता है। तो अगर इसको कैशे में से आईपी एड्रेस मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता, अब प्रोसेसर अपनी रैम के पास नहीं जाएगा, इसने अगले सर्वर के पास जाना है, क्योंकि आईपी एड्रेस का कंसेप्ट डिफरेंट है। मैं कैशे मेमोरी और सिस्टम का कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
अगर सपोज उसको डाटा चाहिए कैशे से, मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो प्रोसेसर जाता है रैम के पास और कहता है कि मेरे पास डाटा नहीं है, कैशे में डाटा नहीं है, तुम कैशे में डाटा मुझे दो। अब वहां से डाटा आना है कैशे के अंदर, कैशे में अगर जगह होगी तो कैशे के अंदर डाटा आ जाएगा, अगर कैशे में जगह नहीं है तो प्रोसेसर ने उसके लिए जगह बनानी है। अब जगह कैसे बनानी है, जो डाटा कैशे के अंदर काफी देर से यूज नहीं हुआ उस पे ओवरराइट कर दिया जाता है नया रैम से आने वाला डाटा। इस तरह कैशे के अंदर डाटा खत्म हो जाता है। अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो रैम की तरह कैशे भी वोलाटाइल मेमोरी है, उसमें से भी डाटा फौरन उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑन है तो फिर कितनी देर तक डाटा पड़ा रहेगा उसके अंदर, जब तक प्रोसेसर को किसी ऐसे डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो रैम से लेके आना पड़ेगा और कैशे में जगह भी फुल होगी, फिर उसको कैशे में से डिलीट करना पड़ेगा डाटा और रैम में से डाटा ला के उसके ऊपर रखना पड़ेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ कैशे। उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। ओके जी, मेन आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज एचटीटीपी। हम मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल वर्क करने के करीब करीब हैं। एचटीपी टीटीपी के बारे में जानते हैं, इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब आप जानते होंगे एचटीटीपी के बारे में। अब इसकी कुछ वर्किंग देखते हैं। नेट के ऊपर जब भी दो मशीन्स ने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, देयर इज अ क्लाइंट मशीन एंड देयर इज अ सर्वर मशीन, जब भी कनेक्टिविटी होती है दो तरह की मशीन्स ही बनती हैं, या क्लाइंट होगी या सर्वर होगी। इसके अलावा थर्ड कोई टाइप की मशीन नहीं होती। जब भी नेटवर्किंग होगी या क्लाइंट होगा या सर्वर होगा। अब क्लाइंट ने सर्वर के साथ राब्ता करना है। राब्ता करने के लिए इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, वरना वो कहेगा जी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो, करने की तमीज नहीं है। तो कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। मैंने एग्जांपल दी थी कि आप टीचर से बात करते हैं तो टीचर से बात करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आप अपने पेरेंट से बात करते हैं तो पेरेंट से बात करने के प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी कम्युनिकेशन होनी है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो क्लाइंट ने अब सर्वर से बात करनी है तो इन दोनों के दरमियान प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है, वरना दूसरा मशीन बदतमीजी तस्वुर करेगा इसे। तो जो प्रोटोकॉल्स, जो रूल्स, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, उन रूल्स को, उन प्रोटोकॉल्स को एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये स्टैंडर्ड है इंटरनेट के ऊपर, जब दो मशीन्स ने आपस में बातचीत करनी होती है तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। जब दोनों मशीन्स इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बात करेंगी तो दूसरी मशीन बदतमीजी तस्वुर नहीं करेगी, वही कहेगी हाँ भी हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट है, यही रूल्स पहले से डिफाइन है, अब हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या डिसाइड करता है ये वाला कि मैसेज, अच्छा एचटीटीपी के बहुत सारे फंक्शंस और भी हैं लेकिन वो हम चले जाएंगे नेटवर्किंग साइड पे। तो हमने अपने वेब के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हुए कुछ जो मेन चीजें हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एचटीटीपी का काम है कि मैसेजेस किस तरह फॉर्मेट होंगे, किस तरह ट्रांसमिट होंगे, ये भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। इसके अलावा भी एचटीटीपी के बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन वो नेटवर्किंग साइड पे चले जाएंगे। तो एचटीटीपी ये डिसाइड करेगा कि दो मशीन्स ने आपस में डाटा को ट्रांसमिट कैसे करना है और डाटा किस फॉर्मेट के अंदर सेंड करना है, डाटा की शक्ल क्या होगी, डाटा के साथ क्या कुछ चीजें लगा के भेजी जाएंगी। जब भी डाटा ट्रांसमिट किया जाता है तो डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगा के भेजी जाती है। वो क्या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो भी एचटीटीपी के अंदर डिसाइड होती है। ओके, जरा वेट कीजिएगा। ओके, ये भी डिसाइड किया जाएगा कि डाटा किस फॉर्मेट में और किस तरह एक दूसरे को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब नेट के ऊपर जब भी कम्युनिकेट करना है, वी नो, अगर सपोज क्लाइंट सर्वर के साथ राब्ता करना चाहता है तो क्लाइंट के पास ब्राउजर है और सर्वर के पास वेब सर्वर है। आपको याद होगा मैंने बताया था वेब सर्वर एप्लीकेशन प्लस हार्डवेयर दोनों को कहा जाता है जो इसके ऊपर प्रोग्राम काम कर रहा है। तो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट को हमेशा स्टार्ट सेंड करेगा और इट मींस कम्युनिकेशन की जो इब्तिदा है वो ब्राउजर करता है। जब भी राब्ता करना है दो मशीन ने तो क्लाइंट साइड से ही होगा। सर्वर ने खुद तो आगे कहना नहीं है कि मेरे से सर्विसेज ले लो आके। तो क्लाइंट जो है वो हमेशा कम्युनिकेशन की इब्तिदा करता है। तो क्लाइंट के पास जो ब्राउजर मौजूद है इसने हमेशा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड करना है। ब्राउजर जो है वो यूजर के एंड पे, यूजर के बिहाफ पे कम्युनिकेट करता है। अगर गौर करें, मशीन को एक दूसरे के साथ राब्ता करने की क्या जरूरत है, जरूरत तो इंसान को है। हम किसी मशीन से डाटा मंगवाना चाहते हैं, हम किसी वेब सर्वर से कोई वेब पेज, कोई एचटीएमएल पेज को देखना चाहते हैं, जरूरत इंसान की है।
लेकिन इंसान के बिहाफ पे ये ब्राउजर है जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। इंसान के बिहाफ पे ये ब्राउजर है जो रिक्वेस्ट करता है। इसीलिए ब्राउजर को यूजर एजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान के बिहाफ पे कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो ब्राउजर को यूजर एजेंट कहा जाता है। जिस तरह ब्राउजर को यूजर एजेंट कहा जाता है, इसी तरह वेब सर्वर को सर्वर ओरिजिन सर्वर कहा जाता है। अच्छा, वेब सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट पहुंचती है तो वेब सर्वर अपनी HTML फाइल को चेक करता है कि इसने किस तरह की रिक्वेस्ट सेंड की है, अपनी डेटाबेस को चेक करता है। आपको ये भी याद होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि वेब सर्वर के पास दो तरह की रिक्वेस्ट आती हैं। एक रिक्वेस्ट ये आती है या तो किसी वेब पेज को सेंड करना है, और दूसरी रिक्वेस्ट आ सकती है उसके पास कोई प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो क्लाइंट है, जो ब्राउजर है, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है या तो किसी वेब पेज के लिए या फिर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वेब सर्वर उस HTML फाइल को या वेब पेज को सर्च आउट करता है अपनी डेटाबेस में से, और उसको फिर फॉरवर्ड करता है आगे क्लाइंट की तरफ। जिस तरह ब्राउजर को यूजर एजेंट कहते हैं, इसी तरह वेब सर्वर को ओरिजिन सर्वर कहा जाता है। अब आते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। HTTP Hypertext Transfer Protocol, it is a connectionless protocol। इसका कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होना क्या साबित करता है? जब भी ब्राउज़र ने राब्ता करना होता है वेब सर्वर के साथ, तो सबसे पहले ये कनेक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, वेब सर्वर जब ब्राउज़र ने वेब सर्वर के साथ राब्ता करना है कि मुझे पहले ये वाला वेब पेज सेंड करो। ये रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले वेब ब्राउज़र उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इनके दरमियान बाकायदा हैंडशेकिंग होती है, हैंडशेकिंग मैसेजेस के थ्रू होती है। अभी ब्राउज़र ने यूज़र की रिक्वेस्ट नहीं भेजी आगे। यूज़र ने टाइप कर दिया www.google.com और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। वेब सर्वर जो है, जो ब्राउज़र है, वो वेब सर्वर की तरफ सबसे पहले हैंडशेकिंग के मैसेजेस भेजता है। उसको पहले रिस्पॉन्स सेंड करता है मैसेज, क्या तुम अवेलेबल हो? क्या तुम ज़िंदा हो? मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है google.com की, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड करनी है, क्या तुम ज़िंदा हो? तो इनके दरमियान पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है ब्राउज़र, उसके बाद ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। अच्छा, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, इसके बाद साथ ही कनेक्शन खत्म हो जाता है। कनेक्शन फिनिश। दैट इज द रीजन HTTP को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर इन्होंने दोबारा राब्ता करना है आपस में, तो इसको ब्राउज़र को दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और फिर दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, ब्राउज़र ने कनेक्शन बनाया और रिक्वेस्ट सेंड कर दी, मैंने अभी आपको बताया है, कनेक्शन बनाया और रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट पहुंच गई, उसने जनाब अपनी डेटाबेस में से वो वेबसाइट जो वेब पेज है वो ढूंढा। अब उसने सर्वर क्लाइंट को सेंड करना है, सर्वर ने क्लाइंट को सेंड करनी है। अब क्लाइंट सर्वर क्या करेगा, अब ये एक कनेक्शन को दोबारा एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि जो ब्राउज़र ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, जो क्लाइंट ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि इट इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन कायम नहीं रखता, कनेक्शन खत्म हो जाता है। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होने की देर है, कनेक्शन फारग। अब वेब सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स देना है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले कनेक्शन को दोबारा एस्टेब्लिश करेगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, अब ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा, यानी उसको HTML फाइल सेंड करेगा, और उसके बाद इसका कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो इट इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अगर मल्टीपल टाइम्स ये एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो इनको मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हर दफा कनेक्शन बनाया, रिक्वेस्ट सेंड की, कनेक्शन फारिग। फिर दोबारा सेंड करनी है रिक्वेस्ट, तो दोबारा कनेक्शन बनाना है, फिर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, फिर कनेक्शन फारिग। इस वजह से इसके अंदर टाइम का डिले आता है, ऑल्दो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये इस लिहाज से इसमें ये प्रॉब्लम है कि कनेक्शन को फारिग कर देता है। दूसरी चीज, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? इनको ये नहीं पता होता कि अभी हमने लास्ट में एक दूसरे को क्या कमांड सेंड की है, एक दूसरे की कमांड्स का हिसाब नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा www.google.com ब्राउजर के अंदर, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आ गया। अब मैंने फिर लिखा www.google.com, वो मुझे आगे से ब्राउजर ये भी तो कह सकता है, भाई हुने ते तुसी कमांड सेंड की है, अभी आपको पता अभी 2 मिनट पहले आपने ये कमांड सेंड की है, अब आप फिर वही कमांड सेंड कर रहे हैं। नो, वो इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करता, उसने जनाब दोबारा से हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और दोबारा कमांड आगे सेंड कर देनी है। स्टेट्स का हिसाब नहीं रखता, पहले क्या कमांड सेंड की,
बेशक आपने लास्ट 8-10 सेम कमांड ही सेंड की, google.com बार बार खोलते जा रहे हैं, बार बार खोलते जा रहे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये पुरानी स्टेट्स का कोई हिसाब नहीं रखता। जब भी ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करके कमांड सेंड करता है, तो ये इसको लगता है कि हर दफा ये पहली दफा ये कनेक्शन बना रहा है। अगर इसने 10 दफा कनेक्शन बनाया है, तो इसको 10 की 10 टाइम्स यही लगेगा कि शायद हम पहली दफा ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रीवियस स्टेट्स का हिसाब है, ना ही प्रीवियस स्टेट्स को मेंटेन किया गया है, ना कहीं रखा हुआ है कि पहले आपने इस सिस्टम के साथ राब्ता किया भी है या नहीं। कनेक्शंस बार-बार एक ही मशीन के साथ बनाए जा रहे हैं, इसको ये भी कंसर्न नहीं है। कनेक्शन बनता है, खत्म कर दिया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, फिर खत्म कर दिया जाता है। और अगर बार-बार आप एक ही क्यूरी सेंड कर रहे हैं इसको, तब भी कोई टेंशन नहीं है। जब भी आप कनेक्शन डेवलप करते हैं, सिस्टम ये समझता है, ब्राउज़र क्लाइंट ये समझते हैं कि हमारे दरमियान ये पहली दफ़ा ही कनेक्शन अभी बना है, ठीक है? हमारे दरमियान इससे पहले कभी राब्ता ही नहीं हुआ है। हम पहली दफ़ा ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। हर दफ़ा इनका ये काम होता है। इस वजह से ये स्लो होते हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर किया गया है एचटीटीपी 1.1 में। एक न्यू वर्जन अपग्रेडेशन ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल, इसके अंदर परसिस्टेंट कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर अगर आप क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद फौरन ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कनेक्शन डेवलप हुआ, रिक्वेस्ट सेंड की, कनेक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन एचटीटीपी 1.1 में कनेक्शन फौरन खत्म नहीं होता। अगर एक दफा कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो गया है, तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल क्यूरीज भेज सकते हैं एक दूसरे को सेम कनेक्शन के ऊपर। अब उसके लिए कोई टाइमलाइन डिफाइन हो सकती है कि 10 मिनट के लिए कनेक्शन बना है या 5 मिनट के लिए कनेक्शन बना है, या कोई और एल्गोरिदम भी यूज किया जा सकता है। तो एचटीटीपी 1.1 में इस चीज को खत्म कर दिया गया है और परसिस्टेंट कनेक्शन बन गया है और मल्टीपल क्यूरीज एक ही कनेक्शन में आपने सेंड कर सकते हैं। इस चीज को बड़ा क्लियर करना है। अगर एक सिस्टम एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, आपस में एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करके बात कर रहे हैं, अगर 100 दफा उन्होंने आपस में राब्ता करना है, तो इनको हर दफा लगेगा कि शायद हम पहली दफा बात कर रहे हैं। अगर 100 दफा कमांड सेंड करनी है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो हर दफा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, उसको खत्म कर देना है, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फिर खत्म कर देना है, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद फिर खत्म कर दिया। तो पुरानी किसी स्टेट का इनके पास कोई हिसाब नहीं है। लेकिन 1.1 वर्जन के अंदर अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो कुछ टाइम लिमिट के लिए जो भी एल्गोरिदम यूज हो रहा है उसमें वो उस टाइम तक कायम रहता है और आप एक कनेक्शन में मल्टीपल क्यूरीज एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि कंसेप्ट जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा। ओके जी, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जो हम भी हमने पढ़ा एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? इस हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? नॉवल एग्जाम्पल है लीनियर टेक्स्ट की। आपने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े होंगे। जो खवातीन हैं, लड़की हैं, उन्होंने तो अक्सर शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का। नॉवल के अंदर एक सीक्वेंस होता है। अगर आप नॉवल को दरमियान-दरमियान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिस कर जाएँगे। आपको समझ नहीं है, तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ना है। लीनियर वे के अंदर पढ़ना है ताकि आप हर चीज़ को समझ सकें, हर पॉइंट को समझ सकें। को परेशानी होगी कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया, ये एकदम से ये सिचुएशन कैसे बन गई, क्योंकि आपने कई जो पेजेज़ हैं वो स्किप कर दिए हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है नॉन लीनियर टेक्स्ट। एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लीनियरिटी नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है। अब जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर लीनियर सीक्वेंस है, लेकिन जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो नॉन लीनियर सीक्वेंस होता है, नॉन लीनियर टेक्स्ट को कहा जाता है। इसी वजह से हाइपर टेक्स्ट में हम किसी भी अगर एक वेब पेज के ऊपर किसी भी लिंक पे क्लिक कर दें, तो हम एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार हमने जो इतने लिंक्स दरमियान में छोड़ दिए हैं, उनको मिस करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं www.uf.edu.pk या .com। आप उस पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाता है। अब इसमें कई आगे टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं, लिंक्स नज़र आ रहे हैं। एक है मेन का, एक है प्रोफाइल का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलएमएस का, एक एडमिशन का, एक जॉब्स का, एक कैरियर का। अगर सपोज़ आपने एडमिशन में जाना है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन वाले टैब पे जाके क्लिक करते हैं या लिंक पे क्लिक करते हैं, तो एडमिशन का पेज आपके सामने खुल जाता है। आपने कभी बॉदर नहीं किया कि आप यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज है, उसके ऊपर जो मालूमात लिखी है, कभी वो भी पढ़ लें।
आपको ये टेंशन ही नहीं है कि यार अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा और मैं एडमिशन वाले पे क्लिक करके एक नए पेज पे चला जाऊंगा तो मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, पब्लिक सर्विस कमीशन की आप वेबसाइट खोलते हैं, उधर बहुत सारी मालूमात है, आपने कभी वो पढ़ी भी नहीं होगी। उनके ऑफिस कहाँ कहाँ है उसके पेज के ऊपर लिखे हैं, आपने वो भी नहीं कभी पढ़े होंगे। आप डायरेक्ट जॉब्स वाले पोर्शन पे क्लिक करते हैं और आप डायरेक्ट उसी पेज पे पहुंच जाते हैं। तो आप एक टेक्स्ट को लिंक करके दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच रहे हैं। इस तरह के टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक होता है किसी अगले टेक्स्ट का, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट नॉन लिनियर टेक्स्ट होता है। अगर आप अगले टेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपको पहले वाले टेक्स्ट को समझने की जरूरत भी नहीं है, जैसे मैंने वेबसाइट्स की एग्जांपल भी दी है। तो दरमियान में अगर 10 हाइपरलिंक्स हैं, आपने अपने खास हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपको दरमियान वाले पेजेस की टेंशन भी नहीं होगी कि उसके ऊपर क्या मालूमात लिखी हुई थी। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया एडमिशन वाले की, एडमिशन वाले पे क्लिक कर रहे हैं, आपने दरमियान वाले कोई हाइपरलिंक कभी कोई पेज खोल के भी नहीं देखा होगा। तो इस तरह आप बगैर कोई टेंशन लिए डिफरेंट पेजेस पे पहुंच सकते हैं। सो हाइपरटेक्स्ट की मेन डेफिनेशन सेकंड लास्ट लाइन में लिखी हुई है, हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक टेक्स्ट को ही कहा जाता है, वो टेक्स्ट नॉन लिनियर होता है, पहली चीज ये याद रखनी है, वो टेक्स्ट नॉन लिनियर होना चाहिए। और वो टेक्स्ट लिंक रखता है किसी अगले टेक्स्ट का। जिस टेक्स्ट का वो लिंक रखता है वो टेक्स्ट उसी पेज पे भी हो सकता है या किसी और पेज पे भी हो सकता है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं और फिर उसके बाद मैं डायग्राम के जरिए इसको क्लियर करूंगा जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। हाइपर टेक्स्ट पहली चीज एक नॉन लिनियर टेक्स्ट होता है। नॉन लिनियर के जिसमें आपको दरमियान में चीजों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी क्लिक करके कहीं भी पहुंच जाए, बाकी चीजों की टेंशन ना लें। और हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके अंदर लिंक होता है किसी और टेक्स्ट का। अब जिस टेक्स्ट का लिंक है वो टेक्स्ट भी उसी पेज पे हो सकता है या किसी और पेज पे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज दिस वन। लेट सपोज ये एक वेब पेज है और इसके ऊपर टेक्स्ट है। अब ये एक हाइपर टेक्स्ट है। मैंने कहा हाइपर टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि आपको लिनियर नॉन लिनियर टेक्स्ट होगा, आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बॉदर करने की भी जरूरत नहीं है कि दरमियान में क्या लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज, इसके ऊपर लिंक होगा। इनमें से कोई ना कोई टेक्स्ट होगा जो कि लिंक होगा। अब लिंक किसका है? लिंक होगा किसी और टेक्स्ट का। वो टेक्स्ट जिसका लिंक है वो उसी पेज पे भी हो सकता है या फिर टेक्स्ट लिंक कर सकता है किसी और वेब पेज के टेक्स्ट को भी। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट ने इसी पेज पे मौजूद इस टेक्स्ट को लिंक कर दिया, या फिर एक वेब के पेज के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो लिंक कर रहा है किसी और वेब पेज के टेक्स्ट को। तो लिंकिंग दो तरीके से होती है, सेम पेज पे भी लिंक कर सकते हैं आप, किसी और पेज पे भी लिंक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। व्हाट इज HTML? अब आ जाते हैं जी मेन हमारी जो लैंग्वेज हमने पढ़नी है सबसे पहले। HTML आपने वेबसाइट्स या वेब पेजेस डेवलप करने के लिए यूज होती है। इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, वेब पेजेस के ऊपर आपके जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो सारी की सारी HTML के अंदर लिखी होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं HTML को। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल अबाउट वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब मालूमात का सिस्टम, इंफॉर्मेशन का सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। हर वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है। जब ढेर सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब बन जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है, एक जाला बन जाता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल अबाउट वेब पेजेस। इट इज अ वेब पेज। ये वेब पेज अब किस में बनाया जाना चाहिए? इट इज इन HTML। HTML के अंदर डिजाइन किए जाते हैं। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अक्सर बच्चे माइंड में ये सोच लेते हैं कि ये चूंकि लैंग्वेज है तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। HTML के अंदर आप कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते। कंप्यूटेशंस की एग्जांपल देता हूं आपको। इट इज अ प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम। इसके अंदर आप सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इंट A B C, तीन वेरिएबल्स डिफाइन किया आपने, A और B के अंदर इनपुट करवाई,
ए और बी को जमा किया, वेरिएबल्स को जवाब सी के अंदर डाल दिया और सी को आपने प्रिंट करवा लिया, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटेशंस। आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कंप्यूटेशंस। लेकिन HTML इन तमाम चीजों के लिए यूज नहीं होती। HTML के अंदर आप कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते। तो HTML किस लिए यूज होती है? ये सिर्फ और सिर्फ यूज होती है वेब पेजेस का लेआउट डिजाइन करने के लिए। वेब पेज के ऊपर कौन सी चीज कहां पड़ी होगी, वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट कहां लिखा होगा, वेब पेज के ऊपर डायग्राम किधर पड़ी होगी, जो आपका वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट है वो बोल्ड है कि इटैलिक है, वो दरमियान में है, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, ऊपर है, नीचे है, कहां पे है। तो वेब पेज की शक्ल कैसी होगी, वेब पेज का लेआउट कैसा होगा, उस पे टेक्स्ट कैसे पड़ा होगा, डायग्राम्स कैसे पड़ी होंगी, ये सारी चीजें बताने के लिए HTML लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ओके जी, अजान भी हो रही है, 5 मिनट का डिले है और अभी आप लोगों ने मौजूद रहना है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी यहाँ पे नोट करनी है। जिसकी वीडियो की, ऑडियो की लेआउट क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगा, कैसे पड़ी होगी। और एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था अभी, और एग्जैक्टली आप उसे समझ सकते हैं कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं, आप कहीं पे टेबल बना लेते हैं, कहीं पे पिक्चर लगा लेते हैं, कहीं पे बोल्ड कर लेते हैं, कहीं पे टैलिक कर लेते हैं। इसी तरह जब आपने वेब डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, वेब पेजेस डिजाइन करने होते हैं, तो HTML का यही काम है कि उनके ऊपर वो टेक्स्ट की लेआउट को डिफाइन कर देना कि कहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड होगा, कहाँ पे टैलिक होगा, कहाँ पे टेबल डिजाइन करना है, एंड सो ऑन, इस किस्म की मालूमात। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और NTS एड्स टू इट्स कॉर्पोरेट सोशल, NTS की वेबसाइट से मैंने ये टेक्स्ट लिया और आपके सामने लिख दिया। HTML का काम है इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करके इस शक्ल में आपके सामने रख देना। अब यहाँ पे आपको इसका एक प्रॉपर लेआउट नजर आ रहा है। दिस इज होम टैब, दिस इज अबाउट अस टैब, ये सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक ये टेबल डिजाइन किया हुआ है और इसके अंदर ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पिक्चर्स आपने साथ लगाई हुई हैं, इनका लेआउट आपने ये रखा है कि गोल सर्कल्स के अंदर लगी हुई हैं, इनके दरमियान कुछ फासला रखा हुआ है। ये लिंक्स भी हैं, जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो लेआउट डिफाइन करना है, ये HTML का काम है। HTML इस लेआउट को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कुछ चीजें आपके सामने बनती हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरटेक्स्ट, देन M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज हम सब जानते हैं क्या चीज होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाइपरटेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि नॉन लिनियर होगा, एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक होगा अगले किसी टेक्स्ट का, और अगले जिस टेक्स्ट का लिंक होगा वो उसी पेज पे भी हो सकता है, या फिर एक टेक्स्ट लिंक कर सकता है किसी और टेक्स्ट को अगले पेज पे भी। इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। इसको भी हमने डिटेल में देखा भी था। जस्ट लाइक दिस वन, ये एक वेबसाइट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसके ऊपर ये डिफरेंट लिंक्स पड़े हुए हैं। ये होम टैब का लिंक है, होम टैब है, स्केड्यूल का है, रिजल्ट्स का है, पब्लिकेशंस का है। आप किसी भी टैब के ऊपर, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा फिर ही मुझे कॉन्टेक्ट्स वाले की समझ आएगी। अगर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपको इनमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन लिनियर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये जॉब वाले पे क्लिक करें, आपका सामने जॉब वाला पेज खुल जाएगा, आप सिर्फ उसी पे फोकस कर लें। तो नॉवल की तरह A to Z सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉन लिनियर टेक्स्ट। और इसके ऊपर जो लिंक है वो या तो फिर इसी पेज का भी हो सकता है टेक्स्ट का लिंक, या फिर एक लिंक पे क्लिक करने से किसी अगले वेब पेज का टेक्स्ट भी आपके सामने आ सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। ये जो वर्ड मार्कअप है, इसका क्या मतलब है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मार्कअप, ये जो वर्ड है ये पब्लिशिंग फील्ड से आया है। पब्लिशर्स की, जिनका काम है पब्लिश करना, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर पब्लिश होती है, कार्ड्स पब्लिश होते हैं, वेडिंग कार्ड्स पब्लिश होते हैं, और आपके कुछ घर में फंक्शन है तो उसके कार्ड्स आप पब्लिश करते हैं। तो जो पब्लिशर्स, जिनका काम है पब्लिश करना, कार्ड बनवाना वगैरह, उस फील्ड के अंदर से ये वाला वर्ड मार्कअप का आया है। अब ये टर्म, ये वर्ड वहां पे किस लिए यूज होता था? वहां पे वो वर्ड यूज करते थे कि यार ये टेक्स्ट है आपके पास, इसको इसको मार्कअप करके इसका स्टाइल चेंज करो ताकि ये पढ़ने में अच्छा लगे। लाइक
पब्लिशर्स यूज करते थे इस टर्म मार्कअप को कि यार टेक्स्ट के साथ, मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ, मैन्यूस्क्रिप्ट मींस टेक्स्ट जो भी आपके पास डाटा लिखा हुआ है उसके साथ कुछ ऐसा करो कि प्रिंटर उसका सीक्वेंस, उसका अपीयरेंस टोटली चेंज कर दे, प्रिंटर उसकी अपीयरेंस चेंज कर दे। जब आप शादी के लिए घर में आपकी कोई फंक्शन है और शादी का कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, आप जाके उसको सिंपल बताते हैं जी, दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, भाइयों का नाम, बहनों का नाम, कजन्स का नाम, ये वो, उसकी सेटिंग ये वाली किस तरह करनी है आपने कभी नहीं बताया। इट इज कॉल्ड मार्कअप। आपने डाटा को मार्कअप कर दिया, टेक्स्ट को मार्कअप कर दिया। अब ये सारों ने पढ़ने नहीं बैठ जाना कि इसमें से दूल्हे का नाम हम निकाल लें, शायद हमारे नाम से मैच करता हो, दुल्हन का नाम मैच करता हो। ये मैंने नेट से लिया है और आप गया ये इधर लाइन लगाई गई है सीक्वेंस के अंदर, ये फूल शूल लग रही हैं और दुख्तर ने अख्तर सलमा, ये किस तरह लिखा हुआ है, किस टेक्स्ट को बोल्ड किया गया है, किसको टैलिक किया गया है, यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, ये मार्कअप कहलाता है। टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर देना, अपीयरेंस को चेंज कर देना, ठीक है। और मकसद इसका ये होता है कि यूजर की अट्रैक्शन बढ़ाई जाए, यूजर की इंटेंशन बढ़ाई जाए, यूजर आपके वेब पेज की तरफ देख के अट्रैक्ट होके यार ये चीज बड़ी लाजवाब लग रही है। अगर यही कार्ड बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधा सीधा लिखा हो शायद कोई पढ़ने की जहमत भी ना करे, लेकिन ये चीजें जब बोल्ड, इटैलिक, तिरछी होके, राइट लेफ्ट होके लिखी गई हैं, अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि यार इसको पूरा पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यानी एक वेब पेज के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या कंटेंट्स होंगे या कंट्रोल्स होंगे। कंटेंट क्या चीज है, उस वेब पेज के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है। वेब पेज के ऊपर आपको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या इन सब का मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। तो टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो या पिक्चर्स को कंटेंट्स कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन आपको वेब पेज के ऊपर नजर आ रही है। इस इंफॉर्मेशन की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल्स को यूज करते हैं। कंट्रोल्स का काम है अपीयरेंस को चेंज करना। किसकी अपीयरेंस को? टेक्स्ट की अपीयरेंस को, पिक्चर्स की अपीयरेंस को। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कंट्रोल्स का काम है कंटेंट्स की अपीयरेंस को चेंज करना, कंटेंट्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने के लिए अपीयरेंस अपीयरेंस को मार्कर्स यूज होते हैं, जिनको हम टैग्स भी कहते हैं, HTML टैग्स। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चीजें कुछ शायद पढ़ी हो आप लोगों ने, HTML टैग्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल टैग्स की एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है, दिस वन, ये एक टैग है, पैराग्राफ का टैग जिसे हम बोलते हैं। तो अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए डाटा किस तरह का दिखेगा, डाटा बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, दरमियान में होगा, जस्टिफाई होगा, राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, टेबल्स की फॉर्म में होगा, किस तरह डाटा की लुक नजर आ रही होगी, ये चीजें डिपेंड करती हैं टैग्स के ऊपर या मार्कर्स के ऊपर। मार्कर्स दो तरह के हैं, या टैग्स दो तरह के हैं, या कंट्रोल्स दो तरह के हैं, एक सिंगल टैग और एक पेयर टैग। वो मार्कर्स, वो टैग्स, वो कंट्रोल्स जो पेयर्स की सूरत में यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये पेयर लिखा हुआ है, ये पी फॉर पेयर नहीं है। पेयर का मतलब है कि एक ये और एक ये दोनों को इकट्ठा यूज करके पेयर बना रहा हूं मैं। तो कुछ टैग्स पेयर की शक्ल में यूज होते हैं, जैसे मैंने ये पेयर की शक्ल में यूज किए हैं, और कुछ टैग सिंगल टैग होते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ये एक सिंगल टैग है जो आपने यूज किया है। ये जो पहले वाला टैग है, दिस वन या मार्कर है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। और ये जो लास्ट वाला है जिसके साथ ये फॉरवर्ड स्लैश है, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बातें पता भी होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो पहली क्लास मैंने ली थी और मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं किस किस बच्चे को कितना पता है HTML के बारे में, कुछ बच्चों ने बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें बताई थी कि हमें सिर्फ ये चीजें सर पता है और ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि हर बच्चे को इन चीजों का पता हो। और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें इंक्लूड होंगी जो मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ आपको। सो पेयर टैग हमेशा पेयर्स की शक्ल में होंगे, और सिंगल टैग पेयर नहीं होगा, एक सिंगल टैग यूज होगा जैसे ये है। अच्छा, जब भी पेयर टैग होगा उनमें से एक ओपनिंग टैग होगा, ये दिस इज ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग भी होगा। पेयर में एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है? जिस टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश होगी वो क्लोजिंग टैग है, और जिसमें नहीं होगी वो ओपनिंग टैग है। ये टैग्स किस लिए यूज होते हैं, ये मार्कर्स किस लिए यूज होते हैं? मैंने अभी बताया, अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए। अपीयरेंस किसकी? टेक्स्ट की, ऑडियो की, वीडियो की। वो कहां पे आएगी? इन दोनों टैग्स के दरमियान में आप कुछ लिखते हैं, इन पेयर ऑफ टैग्स के दरमियान में आप कुछ लिखते हैं। जो आप लिखते हैं
ये टैग उनकी अपीयरेंस को चेंज कर देता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन टैग्स का काम है, इन कंट्रोल्स का काम है, इन मार्कर्स का काम है टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना। भाई कौन सा टेक्स्ट, कहाँ है टेक्स्ट, आप वो जो टेक्स्ट होगा, जो ऑडियो होगी, जो वीडियो होगी, या वट एवर पिक्चर होगी, जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा वो इन टैग्स के आप दरमियान में लिखेंगे। तो टैग्स के पेयर के दरमियान में जो चीज लिखी जाएगी उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। अब ये नहीं सोचना कि हमेशा अपीयरेंस दो टैग्स के दरमियान में लिखेंगे तो चेंज होगी। अब ये एक सिंगल टैग भी तो है, जो मैंने ये नीचे ब्रेक का टैग बनाया है यहाँ पे, इसका अपना एक काम है। तो टैग्स किसी ना किसी तरीके से, मार्कर्स किसी ना किसी तरीके से डाटा की अपीयरेंस को चेंज करते हैं वेब पेज के ऊपर। नाउ मैंने अभी बताया कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इनके दरमियान में कंटेंट आएंगे। कंटेंट कौन से? ये वाले। इनके दरमियान में टेक्स्ट आ सकता है, इनके दरमियान में पिक्चर आ सकती है, ऑडियो आ सकता है, वीडियो आ सकती है। हमेशा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में कंटेंट्स आएंगे। तो जो भी कंटेंट आएगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पिक्चर हो, टैग्स का काम है इनकी अपीयरेंस को चेंज कर देना। अब टैग्स अपीयरेंस कैसे चेंज करेंगे? डिफरेंट टैग्स हैं। डाटा को बोल्ड करना है तो उसके लिए बोल्ड टैग है, इटैलिक करना है तो इटैलिक टैग है, कुछ आपने ब्रेक एक लाइन का डालना है तो ब्रेक टैग है। वो टैग्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब बस आपने यहां तक ये याद रखना है कि टैग्स के दरमियान में कंटेंट आता है, ठीक है। और जो भी कंटेंट दरमियान में होगा टैग्स के पेयर के दरमियान में, उसकी अपीयरेंस हमेशा चेंज होगी। अच्छा, यहां से लेके ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक दरमियान में कंटेंट्स भी शामिल हैं। कंटेंट को इंक्लूड करके यहां से लेके यहां तक इस चीज को कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट किधर रह गया अभी? जी, इसको कहा जाता है एलिमेंट, ठीक है। ओपनिंग टैग से लेके कंटेंट को इंक्लूड करके और क्लोजिंग टैग यहां तक, यहां इसको कहा जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट की एग्जांपल इधर आगे भी आएगी दिस वन, ओके। ये कुछ थ्योरी जो मैंने अभी आपको बातें बताई, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मिक्सचर होता है कंटेंट एंड कंट्रोल का। कंटेंट जो भी अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर एटसेट्रा, वो कंटेंट्स होंगे। अपीयरेंस कंटेंट की कंट्रोल की जाती है मार्कर्स के जरिए या एचटीएमएल टैग्स के जरिए। आप कंट्रोल्स कह लें, मार्कर्स कह लें, एचटीएमएल टैग्स कह लें, एक ही बात है। एक ही चीज के तीन नाम है। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूज्ड इन पेयर्स, और पेयर्स में अगर होंगे तो पहले वाले को ओपनिंग टैग कहा जाएगा और दूसरे वाले को क्लोजिंग टैग कहा जाएगा। निशानी ये है जी कि क्लोजिंग टैग के साथ फॉरवर्ड स्लैश भी होगी। अच्छा, अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है या बैक स्लैश है। अगर आप देखें, अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारा सर जो है वो आगे की तरफ होता है। तो अगर आप इस स्लैश को भी देखें तो ये ऊपर वाली साइड से आगे की तरफ है। जिस तरह हम अगली तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड साइड पे झुकेंगे, तो इट मीन हमारा सर अगली तरफ है। तो इस तरह इस स्लैश का भी जो सर है, जो टॉप है, वो अगली तरफ झुकी हुई है, इसलिए इसको फॉरवर्ड स्लैश कहेंगे। अगर ये स्लैश पीछे की तरफ झुकी हो, हम अपना सर पीछे की तरफ झुका लें, दैट इज बैक स्लैश। सो क्लोजिंग टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश होगी। सिंगल टैग्स आर आल्सो प्रेजेंट। सिंगल टैग्स वो टैग हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे ब्रेक का टैग मैंने यहाँ पे शो किया है, ब्रेक के टैग के साथ आप क्लोजिंग टैग नहीं यूज करेंगे। अब ये नहीं सोचना कि ये क्यों नहीं करेंगे, इसका क्यों नहीं क्लोजिंग टैग है। ये HTML जब डिजाइन की गई तब उसके लिए रूल्स रखे गए कि कुछ पेयर्स में यूज होंगे और कुछ सिंगल टैग के तौर पर यूज होंगे। कंटेंट रखा जाता है टैग्स के दरमियान में। जैसे मैंने एक टैग यूज किया है, ये पी, और ये क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश पी, और इनके दरमियान में मैंने कंटेंट लिख दिया माय नेम इज फरहान खालिद। यहां से लेके इंक्लूडिंग दिस कंटेंट और ये लास्ट तक, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ये एलिमेंट कौन सा है? इट इज पैराग्राफ एलिमेंट। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग, और पी टैग की वजह से यहां से लेके एंड तक इस सारी चीज को पैराग्राफ एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। पूरी चीज एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है? टैग की वजह से पैराग्राफ एलिमेंट, आप इसे पैराग्राफ एलिमेंट का नाम देंगे, ओके। ये एक मैंने सिंगल टैग यहाँ पे यूज किया IMG। अभी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चों को तो पता है लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, IMG टैग किस लिए यूज होता है? ये इमेज के लिए यूज होता है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए। आगे चल के हम सारे टैग्स को पढ़ेंगे भी वन बाय वन। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखने का मकसद ये है कि हम एक टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक टैग
डाटा को मॉडिफाई तो कर रहा है, लेकिन हम मजीद मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो हम टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ, ये पी एक टैग है, इसका काम क्या है, इस डाटा को मॉडिफाई करना, इस डाटा की अपीयरेंस को चेंज करना। क्या अपीयरेंस होगी, ये इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिख देगा। अगर मैं इस लाइन को, इस कंटेंट को मजीद मॉडिफाई करना चाहता हूं, ऑल्दो ये जो पी टैग है इसने इसको मॉडिफाई कर देना है, लेकिन अगर मैं इस चीज को मजीद मॉडिफाई करना चाहता हूं, मजीद अपीयरेंस चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे अपने इस पी टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। टैग के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं एक टैग के साथ अपने डाटा को मजीद मॉडिफाई करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को आप एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, एट्रीब्यूट। तो मैंने एक इमेज टैग यूज किया और इमेज टैग के साथ ये जो मैंने आगे मालूमात दी है, इट इज एट्रीब्यूट। ये क्या काम करता है, ये बात की बात है। फिलहाल याद रखना है कि हम किसी भी टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपने कंटेंट को मजीद मॉडिफाई करने के लिए, मजीद उसकी लुक को बेहतर करने के लिए, चेंज करने के लिए। और उस इंफॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जो हम टैग के नाम के बाद लिखते हैं, एक स्पेस डाल के बाद में लिखते हैं, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। दिस इज एन एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का एक और एग्जांपल अभी आगे भी आएगी। ओके जी, टैग्स की मैंने अभी एग्जांपल दी है। ये एक टैग मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे बताया गया इट इज ओपनिंग टैग, और ये लास्ट में क्लोजिंग टैग है फॉरवर्ड स्लैश की वजह से। और इन दोनों के दरमियान में जो चीज लिखी हुई है कंटेंट कहेंगे इसको, और यहाँ से लेके लास्ट तक सारी मालूमात को एलिमेंट कहेंगे। कौन सा एलिमेंट? पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि ये पी की वजह से पैराग्राफ का टैग है तो इसको हम पैराग्राफ एलिमेंट का नाम देंगे। ओपनिंग टैग इट कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, यहां से लेके पूरा क्या था, एलिमेंट। तो ये जो ओपनिंग टैग है इसमें बेसिकली एलिमेंट का नाम होता है, पैराग्राफ एलिमेंट। और जो क्लोजिंग टैग होता है इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश होती है, मैंने आपको बता दिया, इन दोनों के दरमियान में कंटेंट होता है। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। एट्रीब्यूट फॉर्मेट क्या होगा? एट्रीब्यूट लिखने का तरीका ये क्या है? एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, पहली चीज तो ये क्लियर, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। और ओपनिंग टैग के अंदर आपने किस तरह लिखना है, आपने टैग का नाम लिखना है, जैसे मैंने टैग का नाम IMG लिखा, इसके बाद स्पेस देनी है, जैसे मैंने ये स्पेस दी। इसके बाद जो आपने एट्रीब्यूट लिखना है, हम एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट फिलहाल सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने टैग का नाम देने के बाद स्पेस, स्पेस का नाम देने के बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की अब कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, तो एट्रीब्यूट के बाद बराबर का साइन डालें और जो उसकी वैल्यू है वो लिखते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, आप कोई ना कोई एट्रीब्यूट लगाना चाह रहे हैं, तो हर एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट की वैल्यू 0 है तो ये डाटा को किसी और तरीके से मॉडिफाई करेगा। एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 है तो डाटा को किसी और तरीके से मॉडिफाई करेगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू है, वैल्यू आपने हमेशा बराबर के साइन के बाद देनी है, और इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो डबल कोटेशंस के अंदर देनी है, लाइक दिस वन। ठीक है, जैसे मैंने SRC एक एट्रीब्यूट लिया, एट्रीब्यूट के बाद बराबर का साइन, और इसके बाद अब इस SRC सोर्स की वैल्यू, वैल्यू मैंने ये लिखी है और डबल कोटेशंस के अंदर लिखी है। यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है, अ स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट नेम एंड एट्रीब्यूट। तो एलिमेंट नेम, इस पूरा लास्ट तक एलिमेंट नेम होता है, ओपनिंग टैग के अंदर आप हमेशा देते हैं। और इसके बाद आपने स्पेस देनी है और स्पेस के बाद आपने एट्रीब्यूट का नाम देना है। अच्छा, अब देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज करें। जैसे मैंने इमेज के साथ, इमेज टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज किया, दैट इज दिस वन। मैं कई एट्रीब्यूट्स यूज कर सकता था। अगर आपने कई एट्रीब्यूट्स यूज करनी है तो पहला एट्रीब्यूट जहाँ पे खत्म हो रहा है वैल्यू देने के बाद, यहाँ पे स्पेस दें और अगला एट्रीब्यूट शुरू कर दें। अगले एग्जाम्पल में मैं ये भी बता दूंगा आपको। नेस्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑल्दो वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। आपके पास एक ही एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक टैग्स हैं, इन टैग्स के अंदर कोई ना कोई कंटेंट आएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन इज कंटेंट, और यहां से लेके यहां तक इसको कहा जाएगा एलिमेंट पूरा। सो इट इज पी एलिमेंट या पैराग्राफ एलिमेंट। आप एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने ये डाटा तो रहने दिया वैसे ही, लेकिन ये जो वर्ड कंप्यूटर है मैं इसको एक और एलिमेंट की शक्ल दे रहा हूँ। कैसे? मैंने लिखा एक और यहाँ पे टैग्स डाले,
अच्छा यहाँ पे गलती से ना मैंने ये ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं की, तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज समझ लेनी है आपने, ठीक है। स्लाइड में बाद में ऐड कर दूंगा। जिस तरह यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट क्लोज की हुई है, इस टैग के साथ भी यहाँ पे एंगल ब्रैकेट आनी चाहिए थी। सो यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट होगी और इसके दरमियान में मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अगेन देखें, ये डाटा वैसे ही है, मैंने सिर्फ कंप्यूटर को चेंज करने लगा हूँ। मैंने आई भी लिख दिया, एम भी लिख दिया, ये मैंने इतनी स्पेस आपको समझाने के लिए बताई है, ये टीचर भी लिख दिया। अब ये जो कंप्यूटर है, ये मैं एक और एलिमेंट के तौर पे यूज कर रहा हूँ, एक और टैग के पेयर के दरमियान में रखने लगा हूँ। तो मैंने एक टैग का पेयर ये बनाया स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट होगी, और ये स्ट्रॉन्ग टैग को मैंने बंद कर दिया, क्लोजिंग टैग है। अब कंप्यूटर मैंने इसके अंदर लिख दिया। सो आपने एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट लिख दिया, एक पेयर ऑफ टैग्स के अंदर एक और पेयर ऑफ टैग्स लिख दिया। इसको कहा जाएगा नेस्टिंग एलिमेंट या नेस्टिंग ऑफ टैग्स। नेस्टिंग एलिमेंट या नेस्टिंग ऑफ टैग्स, एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देना। इसका काम क्या है? ये डाटा को मजीद प्रोमिनेंट करता है, डाटा को मजीद हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो आई एम कंप्यूटर टीचर ब्लैक कलर में, और अगर मैं कंप्यूटर को ग्रीन कलर दे दूं, तो डेफिनेटली ये जो कंप्यूटर है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आपने बेसिकली डाटा को मजीद हाईलाइट करना है, तो आप स्ट्रॉन्ग एक टैग है जो डाटा को मजीद बोल्ड कर देता है, मजीद हैवी कर देता है, लुक दे देता है। तो आपने ये कंप्यूटर वाले वर्ड को आपने स्ट्रॉन्ग टैग के जरिए मजीद प्रोमिनेंट कर दिया। इट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। An element inside another element is called nesting of element. Nesting is used to make data on web pages more prominent. Grabbing of users attention, ताकि कोई बंदा वेबसाइट को खोले तो फट उसकी नजर उस जगह पे जाए जिसको आपने मोर प्रोमिनेंट किया हुआ है। यूजर्स की अटेंशन को आपने ग्रैब करना है, ये मकसद होता है नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स का। सीक्वेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बैक आ रहा हूं इसी स्लाइड पे। आपका पैराग्राफ एलिमेंट, सॉरी पैराग्राफ का टैग, आपने एंड पे भी पैराग्राफ का टैग क्लोज किया, दरमियान में आपने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया, और उस आपने बाहर वाले टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग के टैग को क्लोज भी किया। यानी पैराग्राफ के टैग साइड्स पे हैं और स्ट्रॉन्ग के जो टैग्स हैं वो अंदर वाली साइड पे हैं। इट इज सीक्वेंस, जो पहले आया टैग उसका क्लोजिंग एंड पे आएगा, जो सेकंड नंबर पे आया टैग उसका क्लोजिंग सेकंड नंबर सेकंड लास्ट पे आएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो पहले नंबर पे टैग ओपनिंग आया इसका क्लोजिंग टैग एंड पे होगा, लाइक दिस वन। जो सेकंड नंबर पे टैग आया इसका क्लोजिंग टैग सेकंड लास्ट नंबर पे होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट एग्जांपल देखें, मैंने सबसे पहले ओपनिंग टैग पी लिया है, इसका क्लोजिंग टैग सबसे एंड पे होना चाहिए था, लेकिन मैंने सबसे एंड पे लिखने की बजाय इधर लिख दिया दरमियान में। सेकंड नंबर पे आया स्ट्रॉन्ग टैग, इसका जो क्लोजिंग टैग है ये मैंने एंड पे लिख दिया है, हालांकि ये सेकंड लास्ट पे होना चाहिए था। सीक्वेंस आपने मेंटेन रखना है। अगर आप इस तरह की गड़बड़ कर देंगे जो मैंने यहाँ लास्ट में की हुई एग्जांपल के अंदर, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सम सॉर्ट ऑफ एरर्स क्रिएट हो सकते हैं, डाटा जो आप करना चाह रहे हैं मॉडिफाई जिस तरीके से, उस तरीके से मॉडिफाई नहीं होगा। जो ब्राउजर है वो आपके टैग्स को समझ नहीं पाएगा कि बंदा क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने लाइन बोल दी, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके टैग्स को जो आपने लिखे हुए हैं टैग्स, इनको ब्राउजर समझता है। आपके ब्राउजर को पता है कि इस टैग का मैंने क्या मतलब लेना है। आपने तो डाटा लिख दिया, डाटा लिख के जब आप ब्राउजर के ऊपर उसको चलाएंगे, ब्राउजर में उसको व्यू करेंगे, तो आपका ब्राउजर समझ जाएगा कि पी टैग का क्या मतलब है, पी टैग के अंदर जो डाटा आ रहा है मैंने इसको किस तरह से दिखाना है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो डाटा आ रहा है मैंने इसको किस तरह दिखाना है, ये आपके ब्राउजर को पता है। तो पैराग्राफ के टैग्स के अंदर आई एम कंप्यूटर टीचर लिखा हुआ है, आपके ब्राउजर को पता है कि जो इन दोनों टैग्स के दरमियान डाटा लिखा होगा मैंने कैसे शो करवाना है। ब्राउजर को सारी इंफॉर्मेशन है। एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट होता ही कोई नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या थे? ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और दरमियान में कंटेंट भी आ जाए, इस चीज को कहा जाता है एलिमेंट। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके साथ कंटेंट आता ही नहीं है, ना तस्वीर, ना डाटा, ना वीडियो, ना ऑडियो। क्लोजिंग टैग से पहले कुछ भी नहीं आता, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में कुछ भी नहीं आता। सो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में कोई डाटा नहीं आ रहा, लाइक दिस वन, देखें ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, दरमियान में डाटा मैंने लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दरमियान में डाटा लिखा हुआ है, इट इज there is some sort of data, or it is not empty element.
एम्प्टी एलिमेंट क्या होगा कि आपने टैग लिखा, क्लोजिंग टैग है ही नहीं, और अगर क्लोजिंग टैग नहीं है तो साथ में कंटेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट लाइक दिस वन। एक इमेज टैग मैंने यूज किया है, इमेज टैग का क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है। अगर नहीं होता तो दरमियान में कोई कंटेंट भी नहीं आएगा। जब कंटेंट नहीं आएगा तो फिर इट मींस दिस इज एम्प्टी एलिमेंट। कंटेंट हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के दरमियान होता है। सो अगर क्लोजिंग टैग है ही नहीं तो इट मींस कोई कंटेंट नहीं आएगा। कंटेंट नहीं आएगा तो इट मींस देयर इज नो एलिमेंट या एम्प्टी एलिमेंट। इमेज टैग भी किस लिए यूज होता है? ये एक सिंपल पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। दिस कंटेन्स टू एट्रीब्यूट्स। अच्छा, मैंने एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि अगर एक टैग के अंदर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, तो मैंने इमेज टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, एक एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट और दूसरा आर्ट एट्रीब्यूट। तो टैग के नेम के बाद स्पेस का साइन और एट्रीब्यूट पहला बराबर उसकी कीमत। अब दूसरा एट्रीब्यूट देने से पहले फिर स्पेस, ये मैंने स्पेस दी है, दूसरा एट्रीब्यूट बराबर और इसकी कीमत। हर एट्रीब्यूट को कोई ना कोई वैल्यू साइन की जाती है डबल कोटेशंस में। तो मैंने alt एट्रीब्यूट को डबल कोटेशन में ये वैल्यू साइन की, और src एट्रीब्यूट को डबल कोटेशन में ये वैल्यू साइन की। ठीक है, देयर इज नो क्लोजिंग टैग और कोई इनर कंटेंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई इनर कंटेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज एन इमेज एलिमेंट डज नॉट रैप कंटेंट टू इफेक्टिव। इमेज एलिमेंट का काम है सिर्फ इमेज को अपीयर करवाना, उसके बॉर्डर शॉर्डर लगाना। इसमें चूंकि क्लोजिंग टैग नहीं होता, जब क्लोजिंग टैग नहीं है तो दरमियान में कोई कंटेंट नहीं है, तो कोई कंटेंट नहीं है तो इट मींस देयर इज नो एलिमेंट। ओके जी, लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की, और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। HTML, अब हम पढ़ तो रहे हैं कि HTML का हमने कोड लिखना है, हमने लिखना कैसे है, हमने कहाँ पे लिखना है, कॉपी पेंसिल पे लिखना है? नहीं, हमारे पास दो तरह के एडिटर्स हैं, एक HTML टेक्स्ट एडिटर्स हैं और दूसरा WYSIWYG HTML एडिटर्स हैं। HTML टेक्स्ट एडिटर्स तो सिंपल हैं, जिनमें नोटपैड भी आता है, नोटपैड प्लस प्लस आ जाता है, टेक्स्ट एडिटर आता है। आप नोटपैड आपके कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होगा, आपको पता है वो किस तरह का होता है। उसके अंदर आप खुद टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आप उसका ओवरव्यू देखते हैं कि आपने जो कुछ टाइप किया वो किस तरह का लगेगा। चलें, इसकी एग्जांपल हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तब करेंगे। तो HTML टेक्स्ट एडिटर्स में ये दो तरह के आ जाते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट्स एक सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, वो आ सकता है, ब्रैकेट्स उसका नाम है, वो आ जाता है। WYSIWYG का क्या मतलब है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। W for what, you see is what you get। WYSIWYG HTML एडिटर्स में एक बड़ी खास बात यह है कि हमें HTML टैग्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मेरी जो बातें हैं सिर्फ इनको हजम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब इसका प्रैक्टिकल अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी HTML पेज आपने बनाना है, वेब पेज बनाना है, तो आप उसके ऊपर डाटा टाइप करके टैग्स के अंदर मालूमात लिखते हैं, टैग्स का काम उसको मॉडिफाई करना। WYSIWYG ऐसे HTML एडिटर्स हैं जिसमें आपको टैग्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, HTML कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उस तरह का सॉफ्टवेयर आपके सामने, एडिटर आपके सामने मौजूद होता है। आप उसके अंदर डाटा टाइप करते हैं, दिस आई एम कंप्यूटर टीचर। अब आपने कंप्यूटर को ग्रीन कलर देना है, तो आपके पास ऊपर कलर्स की भी ऑप्शन है, आप कलर पे क्लिक करके उसका वैल्यू चेंज कर दें। ये मैं एग्जांपल में करवाऊंगा, भी फिलहाल सिर्फ बातें हजम करनी है। अगर आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर ये काम आपको HTML टेक्स्ट एडिटर में करना पड़े, तो आपको बोल्ड का टैग यूज करना पड़ेगा। बोल्ड का टैग ओपनिंग, बोल्ड का टैग क्लोजिंग, और दरमियान में जो आप लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। तो लेकिन जो ये वाले एडिटर्स हैं, WYSIWYG वाले, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह के होते हैं। आप डाटा लिखते हैं, उसको जहां से बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर दें, टैलिक करना चाहें टैलिक कर दें, आपको टैग्स याद करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को, इसी स्लाइड को एलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में। आप लोगों ने क्लास के अंदर मौजूद रहना है। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस कॉल कर लूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत लेते हैं।